नमस्कार, आप देख रहे हैं दा भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। आज दिन रविवार है। मैंने सोचा क्यों ना आज बुलेट की सवारी कर ली जाए और इस सवारी में मेरे साथ चुनावी चर्चा के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला के पुत्र शाश्वत सिंह बुंदेला, अंकुर भैया। अंकुर आज हमारे साथ बुलेट की सवारी करेंगे और इनसे तमाम वह सवाल हम करेंगे जो कोई आज तक इनसे वो सवाल नहीं कर पाया और उनके जवाब लेंगे। स्वागत है अंकुर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी। बहुत ही मजेदार कार्यक्रम मुझे लग रहा है। और आज अब जब बुलेट की सवारी की आपने बात की तो मैंने कहा कि यार इससे अच्छा संडे क्या बन सकता है। हाँ। और टीकमगढ़ का हम भ्रमण करते रहे और एक बढ़िया बुलेट की सवारी संडे के दिन चलिए हम सवारी शुरू करते हैं और सवाल करेंगे हम बुलेट पे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तालाब को लेकर बड़ा बवाल मचा टीकमगढ़ में, आपको याद होगा। आपने भी तमाम आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर मुरम की खुदाई हुई है, गड्ढे पड़ गए। ये दिखाई भी दे रहे हैं, ये गड्ढे दिखाई भी दे रहे हैं। पूरी जनता, पूरी टीकमगढ़ को मालूम है कि किसकी गाड़ियां थी, कौन यहाँ खुदाई कर रहा था, किसकी जेसीबी लगी हुई थी, किसकी गाड़ियां लगी हुई थी। और नगर पालिका का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। नगर पालिका के अध्यक्ष की पत्नी थी उस समय, ये स्वयं विधायक थे, तो कौन कर रहा था। तो ये बुलेट का सफर जो है अब शुरू हो चुका है और शाश्वत जी मेरे साथ मौजूद हैं। शाश्वत सिंह जी, चुनाव आने वाला है, लगातार युवक कांग्रेस हो या जिला कांग्रेस हो या प्रदेश कांग्रेस हो, तैयारी कर रही है जन आक्रोश यात्रा भी। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है, कांग्रेस की स्थिति क्या रहने वाली है? आमिर जी, आप एक चीज देख लो कि जन आक्रोश रैली जहां जहां जा रही है, जन आक्रोश यात्रा जहां जहां मध्य प्रदेश में जा रही है, वहां पर आप भीड़ देखिए, जनता कितनी उमड़ के सामने आ रही है, ये आपको हर जगह देखने को मिल रहा होगा। वहीं एक तरफ जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा निकालने की कोशिश कर रही थी और टीकमगढ़ का एग्जाम्पल है। 2 बार हमारे यहाँ यात्रा हुई, बड़ा गांव में यात्रा पहुंची, टीकमगढ़ में यात्रा हुई और आप ही द्वारा हमें ये पता चला और जनता के द्वारा पता चला कि सीटें खाली थी, सिर्फ उनके कार्यकर्ता, वो भी 20-25 कार्यकर्ता वहां पर बैठे हुए थे। तो ये देखिए अलग ही समझ में आ रहा है कि लहर जो कांग्रेस की चल पड़ी है, जैसी लहर पिछली बार भी चली थी, लेकिन सिंधिया जी ने हमें धोखा दे दिया, सरकार गिरा दी, जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी और जनता अब उसको दुगनी आक्रोश में वापस से कांग्रेस की सरकार बना के लाना चाहती है और उसका पूरा का पूरा असर हमें इन दोनों यात्राओं में दिख रहा है। जन आक्रोश यात्रा टीकमगढ़ जो आ रही है उसमें आप भरोसा नहीं करोगे, बिलीव नहीं करोगे मेरी बात का, लेकिन जनता स्वयं फोन लगा लगा के पूछ रही है कि कितने बजे आना है, कितने बजे कार्यक्रम है, कहाँ हमें पहुंचना है, कहाँ नेताजी होंगे। सिंधिया जी की आप बात कर रहे हैं, पिछली दफा जनता ने जो है मतदान कांग्रेस के पक्ष में किया था, सरकार आप कह रहे हैं कांग्रेस की बनी थी, लेकिन सिंधिया आ गए थे। लेकिन इस बार नहीं लगता आपको कि अगर सरकार फिर से कांग्रेस की बन गई तो फिर कोई दूसरा सिंधिया निकल आए? देखिए, सर्वप्रथम तो बात यह है कि हम 160 के ऊपर सीटें लेके आ रहे हैं और कोई भी 160 जब सीटें आ जाएंगी तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है नहीं जो अलग हो जाएगा। दूसरी चीज, आज कांग्रेस एकजुट है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ब्लैकमेल करने की जिसकी आदत हो, जो शुरुआत से कांग्रेस को ब्लैकमेल जैसा सिंधिया जी करते थे, कोई भी ऐसा व्यक्ति अब कांग्रेस में बचा नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सब के सब, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे अरुण भैया हो, चाहे जीतू पटवारी जी हो, चाहे हमारे जितने भी वरिष्ठ अजय सिंह राहुल भैया हो, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सुरेश पचौरी जी हो, वो सब संगठित हैं और वो सब पुराने कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं और कभी कांग्रेस को छोड़ के जाने वालों में से नहीं। अच्छा, इस बार आप कह रहे हैं 160 आ रही हैं सीटें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं जन आशीर्वाद यात्रा जब टीकमगढ़ पहुंची थी तो मैंने दो कैबिनेट मिनिस्टर मध्य प्रदेश शासन के, राजेंद्र शुक्ला, प्रद्युम्न सिंह, इनके इंटरव्यू की तो उन्होंने ये कहा कि 150 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी लाने वाली। अब ये बताइए, सीटें तो उतनी ही हैं, 150 उन्हें मिलेंगी, 160 आपको मिलेंगी, तो सरकार तो एक ही बनेगी। बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहने में और करने में बड़ा अंतर होता है। आज 20 साल से जनता जिस प्रकार से इस भाजपा की सरकार से त्रस्त है, हम आपको बता दें कि चाहे आज प्रलोभन देना इन लोगों ने शुरू कर दिया। ये लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोगों ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसा डालना शुरू कर दिया।
और महिलाओं के वोट हम लोग को मिल जाएंगे। आप ये बताएं, आप क्या ये चीज नहीं देख रहे हैं? हर एक व्यक्ति ये चीज नहीं देख रहा है कि आपने जो 1,000 रुपए इनकी महिलाओं के खाते में डालना शुरू किए हैं, तो क्या आपने उन महिलाओं को बंधुआ मजदूर बना लिया है? छोटे से छोटा कार्यक्रम होता है, कोई भी नेता आने वाला होता है, आपके सरकारी तंत्र लग जाता है, महिलाओं को बस में बैठाओ, महिलाओं को बस में बैठा के सागर पहुंचाओ, महिलाओं को बस में बैठा के बंडा पहुंचाओ, महिलाओं को बस में बैठा के टीकमगढ़ ले आओ। अरे महिलाओं को आपने खरीद थोड़ी लिया है, आपने प्रलोभन, आपने जो सरकारी काम है, ये सरकारी काम है, आप उनकी मदद कर रहे थे, आपने वो पैसा देके इस तरीके से उन लोगों को, कहीं कहीं तो ये सुनने में आया है कि महिलाओं से बस में धक्का लगवाया गया। तो आपने महिलाओं को बंधुआ मजदूर नहीं बना लिया है। और ये देखिए जिस तरीके की स्कीमें शिवराज सिंह चौहान लेके आ रहे हैं, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश को उन्होंने इतना ज्यादा लोन ले रखा है, इतना ज्यादा लोन ले रखा है, और जो पूरे प्रदेश को इन लोगों ने लोन के अंदर दबा दिया है, इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि इनको अपनी हार दिख रही है साहब। और जब हार व्यक्ति को दिखती है, तो कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता है, तो ये दिया बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है और इनकी हालत बहुत बुरी होने वाली है। आप देख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है, और खासकर पिछड़ा वर्ग, SC ST वर्ग इस तरीके से इनके खिलाफ खड़ा हुआ है कि आप हालात देख लीजिएगा कितनी सीटें इनकी आने वाली। महिला आरक्षण को लेके अभी महिला आरक्षण का जो बिल पास हुआ उसको लेकर उमा जी एक बार फिर बिफर गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? उमा भारती हमारे यहाँ की रहने वाली है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उमा जी हमारी नेता हैं, और हम लोग हमारे टीकमगढ़ की हैं, चाहे हमारे पार्टी अलग अलग हो, लेकिन उमा जी ने कहीं ना कहीं टीकमगढ़ का नाम रोशन करने का काम किया। और अगर उमा जी किसी बात की बात, स्वयं महिला है, और किसी बात की बात अगर वो उठा रही हैं, अगर वो कह रही हैं कि कुछ गड़बड़ है, तो केंद्र सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को इन लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि दारूबंदी की बात उन्होंने की थी, दारूबंदी की बात उन्होंने इसलिए की थी कि घर घर में शिवराज जी ने इस प्रकार से दारू का माहौल बना दिया कि घर घर में मारपीट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गांव गांव में एक दूसरे से आदमी लड़ रहा है। और ये स्थिति हो गई है कि आप बुंदेलखंड के हालात देख लीजिए, मध्य प्रदेश के हालात तो आप दूर की बात है, आप बुंदेलखंड के अपने टीकमगढ़ के हालात देख लीजिए कितने बुरे हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर कोई मुद्दा वो उठाती हैं तो उस चीज़ पे इन्हें ध्यान देना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। उमा जी को जैसा कि देखने को मिल रहा है कि पिछले कई सालों से भाजपा सरकार ने इग्नोर करने का काम किया, उन्हें एक तरफ बैठा दिया है, एक तरफ अलग करके उन्हें मतलब बैठा दिया गया, उनकी बात भी नहीं सुनी जाती। तो अगर वो कोई मुद्दा उठा रही है तो उस पर बात, कुछ ना कुछ मुद्दा तो होगा, कोई बात तो होगी। चलिए, ये तो प्रदेश स्तर के शाश्वत जी सवाल हो गए थे, हम जिला स्तर और विधानसभा स्तर की भी बात कर लेते हैं। विधानसभा का चुनाव आने वाला है, अभी तक कांग्रेस ने जो है किसी भी कैंडिडेट का नाम उजागर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के 39 कैंडिडेट सामने आ चुके हैं, और यहाँ टीकमगढ़ में भी तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं। आपके पिता श्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला जी भी टिकट मांग रहे हैं, अन्य पार्टी के अजय यादव, पूनम जायसवाल, तमाम लोग टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो कांग्रेस है वो तमाम गुटों में जो है अब बढ़ चुकी है टीकमगढ़ विधानसभा में। इसे किस रूप में देखते हैं? तमाम गुट तो नहीं है, मैं ये कहूँगा कि हाँ, दो अलग अलग इस समय वो दिख रहे हैं कि एक तरफ उन लोग कुछ जूनियर्स टिकट मांग रहे हैं, एक तरफ हमारे पिताजी जो इतने सालों से राजनीति में है, 1983 से विधायक, वो टिकट मांग रहे हैं, आपके कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो वो टिकट मांग रहे हैं। हाँ, और टिकट मांगने का हक देखिए आमिर भाई, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ कोई वो तो चल नहीं रहा, तानाशाही तो चल नहीं रही। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, टिकट मांगने का हक सबके पास है। लेकिन कमलनाथ जी का सीधा सीधा कहना है कि मैं सर्वे करा रहा हूँ। उनके सर्वे पे हम लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा है आमिर जी, मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने जिस तरीके से 3-4 सर्वे कराए हुए, 3-4 सर्वेज में जिसका नाम आगे निकल के आएगा, जिसने 5 साल 10 साल मेहनत की होगी, जो जनता के बीच में उठा बैठा होगा, उसकी ही बात करेंगे ना, जनता उसी की बात करेगी ना। और 6 महीने पहले से मैं आपको बताऊं कि बड़ी मजाक की बात है, आप तो मुझे शुरुआत से देख रहे हैं, 10 साल तो मुझे यहाँ राजनीति में हो गए, टीकमगढ़ में जनता के बीच में जाते हुए। तो एक तरीके से तो उनसे ज़्यादा सीनियर तो मैं हूँ, कुछ लोगों से ज़्यादा। कुछ लोग कुछ दूसरी पार्टियाँ छोड़ के आए और आज कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, तो ऐसा नहीं टिकट दिया जाता। कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी डेमोक्रेटिक पार्टी है, और बहुत पुरानी, सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक पार्टी है, और
कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को जानती है कि जो जनता के बीच में जाएगा, जो जनता का काम करेगा, कांग्रेस पार्टी उसी के साथ खड़ी रहेगी। और हमेशा मेरे पिता के साथ पार्टी ने न्याय किया है, उन्होंने हमेशा न्याय किया है। और हर बार देखिए, हर बार उन्होंने मेरे पिता पे भरोसा किया है। अब अब आप कह रहे हैं कि वो लोग अलग टिकट मांग रहे हैं, पिताजी अलग टिकट मांग रहे हैं, मान के चलो आपके पिताजी का टिकट हो गया, तो आपको ये भरोसा है कि जो दूसरा खेमा आप जिन्हें मान रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होगा? हाँ बिल्कुल, हम एक परिवार है, एक परिवार में दो अलग अलग हिस्से हो सकते हैं, अलग अलग, ये हो सकता है कि अलग अलग घरों में जाके रहने लगे, लेकिन एक परिवार होता है। और एक डायलॉग होना चाहिए। मेरा मानना है कि हम जिसका भी टिकट होगा वो सबके पास जाएगा और सबसे निवेदन करेगा कि भाई इस बार कांग्रेस कमलनाथ जी की सरकार बनानी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है, तो हमें एक एक सीट पर काम करने की जरूरत है। और ये काम हम भी करेंगे और सबके पास जाएंगे, सबसे निवेदन करेंगे, परिवार की तरह बैठ के डिस्कशन करेंगे। मान के चलो आपके पिता यादवंत सिंह जी का अगर टिकट नहीं हुआ तो आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी? मतलब जो बुंदेला परिवार है वो किस भूमिका में नजर आएगा? मेरे पिताजी ने पहले भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि ये उनके लिए 1983 से, मैं जैसा आप कह रहे हो ना, 1970 से मेरे बब्बा, मेरे ग्रैंडफादर 1970 में विधायक बन गए थे, फिर 1977 में विधायक बने, फिर 1983 में मेरे फादर विधायक बने। उसके बाद लगातार हम लोग जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और मेरे पिताजी ने एक चीज़ बड़ी क्लियर की है कि देखिए, ना टाइम ना एज इस चीज़ को गवारा करती है कि अब हम किसी प्रकार का कांग्रेस के खिलाफ जाने का या कोई किस तरीके का काम करें। और फिर किसी को भी पार्टी के लिए हम लोग काम करेंगे। और ये मेरे पिताजी ऊपर भी कह के आ गए हैं, सारे वरिष्ठ नेताओं से भी उन्होंने ये बात कही है। और बस उनका यही कहना था कि आप सर्वे बिल्कुल ध्यान दें और जनता से जरूर पूछें कि वो चाहती किसको। हम जिस जगह घूम रहे हैं यहाँ पर ये महेंद्र सागर तालाब, ऐतिहासिक तालाब है। मैं चाहूंगा ओवैस वो भी दिखाएं। वो हमारी तालकोठी दिखाई दे रही है। इस तालाब को लेकर बड़ा बवाल मचा टीकमगढ़ में, आपको याद होगा, आपने भी तमाम आरोप लगाए हैं कि यहाँ पर मुरम की खुदाई हुई है, गड्ढे पड़ गए, ये दिखाई भी दे रहे हैं, ये गड्ढे दिखाई भी दे रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आज इसलिए ये सवाल जायज है कि हम उसी मार्ग पे हैं, उसी बाईपास पे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज हम यहाँ पर, मुझे लग ही रहा था कि आप कभी सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आमिर जी। मैं अपने यहाँ की जनता इस चीज़ को शायद समझ रही है, नहीं समझ रही है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने बार बार इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। और किसी कारण से पिछले जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने इस बात को सुना नहीं, मैं नहीं जानता उनका कारण क्या था। लेकिन आज आप देख लीजिए, इतनी बारिश टीकमगढ़ में हुई है, शायद ही पिछले 15-20 साल में इतनी बारिश कभी टीकमगढ़ में हुई होगी। लेकिन आप स्थिति देखिए, आप जिस दिन बारिश बंद हुई थी, मतलब परसों की बात है, परसों एक मूसलाधार बारिश हुई थी, जब बारिश बंद हुई थी तो पानी का स्तर क्या था, और ये 3 दिन में आप ध्यान से देखें तो पानी का स्तर कितना गिर गया। 3 दिन में 2 सीढ़ी पानी उतर गया तालाब का, 3 दिन में 2 सीढ़ी पानी उतर गया। अगर कोई इस पे ध्यान दे रहा हो, और मैं तो आप लोग से भी निवेदन करूंगा कि आप जरूर देखिएगा, इस किसी भी तट पे आप चले जाइए, 3 दिन में 2 सीढ़ी पानी उतर जाता है। सीजन नहीं निकलने देगा ये जो खुदाई इन लोगों ने की है, जो हर जगह ये मुरम खोद दी, सिल्ट निकाल दी तालाब की। आप ये सोचें, तालाब की सिल्ट निकाल देना मतलब पूरा का पूरा पानी धरती के अंदर समाहित हो जाएगा, और आप देख लीजिएगा बहुत ही जल्दी ये तालाब सूख जाएगा। जो भी ये हरकत इन लोगों ने की है अपना पैसा कमाने के चक्कर में, अपना लोभ के चक्कर में, उसकी ये स्थिति बनी है कि जनता को, ये देखिए, ये बेसिकली आपने पूरे टीकमगढ़ के बोर का रिचार्ज सिस्टम है। यहाँ से जो पानी जाता है, जो झीरों में जाएगा, झीरों में जाके वो हमारे बोरों में जाता है, और ये पूरा का पूरा पानी हमारे पेयजल के कहीं ना कहीं काम आता है। हमारे बोर इस तालाब से रिचार्ज होते हैं। लेकिन ये पानी जब सूख जाएगा, जब ये पूरा का पूरा धरती के नीचे उतर जाएगा, तो ना हमारे बोर रिचार्ज होंगे, और फिर हमें टीकमगढ़ में एक सूखा झेलना पड़ेगा। आप दोषी किसे मानते हैं आप इसमें? इस मामले में आपने पिछली बार तमाम आरोप यहाँ के विधायक पर लगाए थे, अब क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो आरोप हम पे लग रहे हैं वो झूठे हैं, उनके परिवार के या उनका कोई भी इस तालाब से लेना देना नहीं है खुदाई से। आप दोषी किसे मानते? देखो, ये तो सीधे अपने तो कहावत है, लवरा बड़ो के दौंदा, जस्ट सीधी कहावत है, दौंद रहे। पूरी जनता, पूरी टीकमगढ़ को मालूम है कि किसकी गाड़ियां थी, कौन यहाँ खुदाई कर रहा था,
किसकी जेसीबी लगी हुई थी, किसकी गाड़ियां लगी हुई थी, और नगर पालिका का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। नगर पालिका की अध्यक्ष उनकी पत्नी थी उस समय, ये स्वयं विधायक थे। तो कौन कर रहा था? अब और अगर ये नहीं कर रहे थे तो इन्होंने इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? क्या इन्हें इतना भी ज्ञान नहीं है? क्या इन्हें इतना भी दिमाग, इतनी बुद्धि किसी ने नहीं दी कि जिस तरीके से तालाब की खुदाई चल रही थी इन्हें रोक लगा देनी चाहिए थी? आपने पूरे के पूरे, और सिर्फ टीकमगढ़ तालाब की बात नहीं है आमिर जी, मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ टीकमगढ़ तालाब की बात नहीं है। दोषी सीधा सीधा विधायक, विधायक का परिवार, उनके लोग, उनके जो गुर्गे हैं वो, और नगर पालिका टीकमगढ़ अध्यक्ष जो थी, वो सब लोग इसके दोषी हैं। और समय के साथ उनके ऊपर इनके ऊपर जांच भी बैठेगी और ये आपको सबके सामने ये बात खुल के आ जाएगी। आप उन्हें दोषी कैसे मानते हैं? उसका कोई साक्ष्य? भाई वो बिल्कुल साक्ष्य है, बिल्कुल वो कहते हैं कि उसका कोई साक्ष्य होना चाहिए कि उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने खुदाई की है या उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने वहां से मुरम उठाई। वो सबूत भी तो मांगते हैं और वो तो इस्तीफे तक की बात करते हैं। नहीं, मेरे पास, मैं तो अभी सबूत मांगते हैं, मेरे पास तो ड्रोन वीडियोस हैं, इनकी फोटोज हैं कि ये जिस तरीके से जिनकी गाड़ियां वहां लगी हुई थी, वो गाड़ियां किसके कहने पे काम कर रही थी? पेमेंट नगर पालिका से नहीं हो रहा था क्या उन लोगों का? जी, नगर पालिकाओं से पेमेंट हो रहा था, उनके जो भी काम चल रहे थे, तो नगर पालिका क्यों पेमेंट कर रही थी अगर आप दोषी नहीं हो तो? और ऐसे कैसे कोई भी टीकमगढ़ में किसी तालाब में घुस के खुदाई शुरू कर देगा अगर किसी नेता का उसके ऊपर हाथ नहीं होगा, और वो भी सत्तारूढ़ नेता का उसके ऊपर हाथ नहीं होगा, जो कि सबको मालूम है कि किस एक तरफा तरीके से इन्होंने अपनी यहाँ पर अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के, शिवराज जी से फोन लगवा के किस तरीके से दबाव बनवाया है और किस तरीके से जनता को लूटने का इन्होंने काम किया है। टीकमगढ़ में कांग्रेस की नगर पालिका बन गई है, अब वो कांग्रेस की नगर पालिका को घेरते हैं। मैंने अक्सर कई मंचों से देखा है, जन आशीर्वाद यात्रा के मंच से ही सिर्फ विधायक ने नगर पालिका को घेरा और कहा है कि कांग्रेस की नगर पालिका आने से टीकमगढ़ में अव्यवस्थाएं फैल गई हैं, साफ सफाई नहीं हो रही है, छोटी नाले सड़कें नहीं बन पा रही हैं। बिल्कुल आमिर भाई, बिल्कुल आपने जो मुद्दा उठाया है ये बहुत अच्छा मुद्दा है। ये 10 years is to 1 year वाली बात है। 10 साल की उनकी नगर पालिका और हमें सिर्फ 1 साल हुआ है। 1 साल में इन्होंने जिस प्रकार का सूचना तंत्र, या ये कह लीजिए कि जिस प्रकार का सिस्टम नगर पालिका में बना रखा था, वो पूरा सिस्टम, जैसे जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, कमलनाथ जी ने एक चीज़ बोली थी कि अंदर तक, इनके सिस्टम के अंदर तक घुन लग गया है। उस घुन को साफ करने के लिए अगर हमने 1 साल ले भी लिया तो कोई हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। जनता भी इस चीज़ को समझ रही है कि कहीं ना कहीं 7 बार तो सीएमओ बदल दी। भाई सत्ता उनकी है, सीएमओ कैसे बदल गई 7 बार? जनता को ये नहीं मालूम कि 7 बार जनता का काम था। आप तो ऐसे जैसे नहीं होते वो बच्चे जो क्रिकेट खेलते थे, हम लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे, जिसका बैट, तो उनने कही कि भैया अगर कोई आउट हो गया तो उनने बैट छोड़ो, विकेट उठाओ, भाग गया, बोले अब खेलना ही नहीं है। तो यार अगर तुम हार गए हो तो हार स्वीकार करो। जनता का भला का जो काम है, जनता के भले के लिए काम होने दो। बार बार सीएमओ को बदलवाना, बार बार लोगों के ट्रांसफर करवाना, बार बार अपनी विधायकी का दुरुपयोग करना, अपनी सरकार का दुरुपयोग करना, अगर यही काम ये सीएमओ के ट्रांसफर और इन सब चीज़ों में इतना समय नहीं लगाते और यही समय ये किसी अच्छी टीकमगढ़ में व्यवस्था करने में लगा देते तो जनता इनके साथ खड़ी होती। आज जो जनता इनको गालियां दे रही है। हम आपके घर पहुंचने वाले हैं, सवाल जो है अंतिम छोर पे जा रहे हैं, एक आध दो सवाल ही रहेंगे। लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस में बुंदेला परिवार के अलावा किसी को अवसर क्यों नहीं मिलता? ये सवाल बहुत जायज है और हर किसी के मन में ये सवाल घूमता है। मेहनत, देखिए आमिर भाई, मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ, मेरे पिता भी यही कहते हैं, मेहनत करिए, 5 साल 10 साल जनता के बीच में रहिए, उनके काम करिए, उनके सुख दुख में उनका हिस्सा बनिए। ऐसे नहीं होता कि आप 5 महीने पहले आए और आपने झंडा उठाया और आपने बैनर लगवाए और पोस्टर में खर्चा किया। यार लोग, आमिर भाई आप देखो, पिछले 5 साल का एग्जाम्पल ले लो, पिछड़ा वर्ग के कितने लोगों पे आतंक हुआ है, कितने लोगों के घर तोड़ने की कोशिश हुई, कितने लोगों के साथ ये समस्या हुई कि उनको ज़मीनों से अलग कर दिया गया। कितने समाजों के साथ ये हुआ। रैकवार समाज के साथ आप ये स्थिति रैकवार समाज के साथ ये स्थिति हो गई कि उनके सारे तालाब खोद के रख दिए जहाँ से वो मछली
पालन करते हैं, जहाँ से अपना निर्वाहन करते हैं, खाना खाते हैं, खाना पैसा कमाते हैं, वो सारे तालाब खोद के रख दिए। चाहे वो लोधी समाज को देख लो आप, मुरुम की छोटी छोटी ट्रॉलियाँ लेके वो लोग चला करते थे, वो मुरुम की ट्रॉलियाँ रुकवा दी। चाहे आप अपना प्रजापति शहर का समाज ले लीजिए, जो लोग मलबा उठाने का काम करते थे, उनका काम बंद कर दिया। तो आप देखो इनके साथ कौन लड़ रहा है। आपको 5 साल इनके बीच में जाना पड़ेगा, इनसे लड़ना पड़ेगा। नगर पालिका कैसे बनी आप जानते हैं, हम जानते हैं। हम लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी तब जाके ये पूरी जो नगर पालिका का जो सिस्टम 10 साल से बना हुआ था, लूट खसोट का सिस्टम, उससे कैसे हमने जनता को मुक्त कराया, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, पूरी टीकमगढ़ की जनता जानती है। तो आप ये देखो कि किस प्रकार आपको वहाँ लोगों के बीच में रहें, लोगों के लिए काम करेंगी। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ लोग आ जाते हैं कि भाई हम फलाने परिवार के हैं तो हमें वोट दो। जनता बोलेगी भाई साहब तो समय निकल गए साहब, जनता के बीच में रहो, उनका काम करो, उनके सुख दुख में उनके साथ बैठो, मेहनत करो ना। 5 साल मेहनत करिए, 10 साल मेहनत करिए, फिर आप टिकट के भागीदारी हो सकते हैं, आप टिकट मांगे और आपके ऊपर कांग्रेस भरोसा करेगी। धारा 307 के मामले पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब तक उस मामले में चालान जो है न्यायालय में पेश नहीं हो पा रहा, क्या कारण है आखिर, ऐसा क्यों? यही है, वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि चुनाव के बीच में हम लोग को परेशान करने के लिए वो लोग न्यायालय जाएंगे। समझ में आ रहा है, प्रशासनिक दबाव हम लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ ये है कि प्रशासन ने हम लोग की इस चीज़ में बहुत मदद करी थी। 307 जो है जांच में उन्होंने हटा दी थी। 323 की धाराएं आज भी हम लोग के ऊपर लगी हुई हैं, और न्यायालय ने भी उसको संज्ञान में लिया कि राजनीतिक अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कोई किसी प्रकार का इस तरीके का होता है तो 307 302 जैसे केस नहीं बनते। अगर भाई क्या हमारे पास कोई बंदूक थी, क्या हमारे पास चाकू था, क्या हमारे पास किसी प्रकार के इस तरीके का हथियार था, क्या आप कुछ बरामद हुआ नहीं, आपने सीधे सीधे 307 लगा दी। देखिए प्रशासन भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझता है, जानता है। पुलिस व्यवस्था इसीलिए बनी है कि भाई किसी गलत के ऊपर, भाई एक बड़ी अच्छी कहावत है कि 10 ऐसे लोग जिन्होंने गलती की है वो छूट जाएं, लेकिन एक भी ऐसा व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहिए जिसने कोई गलती ना की हो, किसी ने कोई जो अन्याय ना किया हो। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा तरीका है। हमने अन्याय किया नहीं था और प्रशासन ने हमारा इसमें साथ भी दिया। पुराने एसपी और नए एसपी में अंतर क्या रहा? बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। एज का डिफरेंस कह लीजिए, ये कह लीजिए कि ये यंग हैं, ये डायरेक्ट आईपीएस हैं और ये इनका जो सिस्टम है ये बहुत ही नए तरीके का सिस्टम है। काफ़ी सारे नए प्लान्स, काफ़ी सारे नए सिस्टम ये लेके आए हैं। और देखिए मैं हमेशा मानता हूँ कि एक डायरेक्ट आईपीएस या डायरेक्ट आईएएस जो होते हैं वो उनका एक क्योंकि वो यंगस्टर होते हैं, नए होते हैं, नए सिस्टम को समझते हैं और लाल फीताशाही से दूर रहते हैं, इसलिए इनका सिस्टम अच्छा होता है। मुझे तो दोनों कलेक्टर और एसपी अभी तक तो अच्छे लगते हैं, ठीक ठाक काम चल रहा है। अब फर्जी मुकदमे तो नहीं बन रहा? अब फर्जी मुकदमे नहीं बन रहे क्योंकि ये बड़ा हल्ला होता था, कांग्रेस बिल्कुल चिल्लाती थी। बिल्कुल, आप देख लें किसी भी थाने में आप चले जाते हैं, चाहे खिरिया चले जाइए, चाहे आप अस्तौन चले जाइए, अस्तौन चौकी, चाहे आप मजना चले जाइए, चाहे आप कोतवाली चले जाइए, चाहे आप देहात थाना चले जाइए, इन एसपी साहब के आने से पहले मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि किस प्रकार के मतलब छोटी छोटी चीज़ों में 2 परिवारों की लड़ाई हो गई। एक परिवार में 2 चाचा भतीजा मान लीजिए लड़ लिए। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं, मैं एसपी साहब से ये बात भी की, मैंने कहा कि साहब हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अगर परिवार की लड़ाई है तो हम बैठा के उनकी सुलह करा दें कि भैया आप लोग बैठ लो, आपस में सुलह कर लो। तुम्हें अबे एक दूसरे से लड़ने हो, गाली देने हो, सामने गाली दे लो, सामने लड़ लो, लेकिन उतने पुलिस में नहीं जाओ। क्योंकि हमें मालूम है, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक बार व्यक्ति के ऊपर जो केस लगता है ना, तो उसका पूरा जीवन उस केस से निकलने में लग जाता है और वो परिवारों के अंदर वो खटास फिर बढ़ती ही जाती है, फिर वो कभी कम नहीं होती। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बुंदेलखंड में जो देख चुके हैं, गांव-गांव में हम ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो वही हमने कहा था कि साहब सुलह कराने की कोशिश करिए। पहले ये नहीं होता था, पहले आए उन्होंने कहा 20 यहाँ से एक का डाल दिया, यहाँ से एक का डाल दिया, एक के ऊपर 323, एक के ऊपर 324 कि भैया ठीक है तुम्हारी 2 ही जनन की एक काम करत, तुम्हारा भी एफआईआर करें दे, तुम्हारी भी एफआईआर करें दे, मिल गया। उन्होंने कहा कि एफआईआर दोनों की हो गई तो दोनों को न्याय हो गया। तो ये ठीक नहीं था। अच्छा, दूसरी एक अच्छी चीज़ ये है कि जो पिछले 10 सालों में ही आप देख लीजिए, मैंने आपकी न्यूज़ में, आप ही की रिपोर्ट में ये चीज़ देखी थी, और कि जो महिलाओं को लेके, बच्चियों को लेके जो टीकमगढ़ में जो हो रहा था, जो अपहरण हो रहे हैं, पता नहीं गायब होती जा रही हैं बच्चे, उस पर भी लगाम लगी है कहीं ना कहीं। और जो महिलाओं के प्रति जो क्राइम बढ़ गया था, देखिए
ये भी मैंने आपसे एक बार डिस्कस किया था, आपने भी पेपर में लिखा था कि एफआईआर, महिला के ऊपर क्राइम होने पे एफआईआर ना करना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम हो नहीं रहा, आप उस पर एफआईआर नहीं करो, क्योंकि शिवराज जी ने आपके ऊपर डंडा कर रखा था कि भैया महिला ग्राफ कम कर, ग्राफ ना बढ़े, ग्राफ कम कर दो। तो ग्राफ कैसे दिखेगा? जब आप एफआईआर करोगे तब ग्राफ दिखेगा, है ना। तो जब एफआईआर नहीं करोगे तो ग्राफ नहीं दिखेगा, तो आप उसके ऊपर एफआईआर नहीं करो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि महिलाओं पर क्राइम नहीं होगा। शाश्वत सिंह जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं चुनाव आता है तो शाश्वत दिखाई देने लगते हैं, वरना शाश्वत गायब हो जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, कहाँ निकल जाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा जनता के बीच में रहता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, और हाँ, जाता रहता हूँ। मैं मेरा भोपाल में घर है, परिवार मेरा भोपाल में है, तो मैं उनके पास शनिवार, सैटरडे, संडे चला जाता हूँ, रहता हूँ यहीं। लेकिन पता नहीं क्यों ये एक भ्रांति फैली हुई है मेरे बारे में कि मैं यहाँ पर, मैं लोगों के बीच में रहता नहीं। लेकिन आप जनता से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, ये कुछ नेताओं का कहना है, ये कुछ हमारे ही कुछ जो हमें चाहने वाले नेता हैं उन्हीं का कहना है कि शाश्वत होते नहीं है। लेकिन अगर आप जनता से पूछोगे तो वो बताएगी कि हम उनके बीच में हमेशा, या वो गुटबाजी के चक्कर में। हाँ, कुछ भी कह दीजिए। कोई कहते हैं कि मैं फोन नहीं उठाता, कोई कहते हैं कि मैं जनता के बीच में नहीं जाता। तो ये तो जनता से पूछो आप, जनता आपको जवाब देगी कि हम कितना फोन उठाते हैं, कितना रिस्पॉन्ड करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमें मेरी एक सबसे बड़ी बुराई ये है, मैं अपने आपके सामने इंटरव्यू में कह देता हूँ कि अगर मैं आप और मैं किसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, मेरा फोन बजे, तो मैं 2 मिनट के लिए फोन को साइलेंट करके आपकी बात खत्म करना चाहूंगा, उसके बाद फोन पे जाना चाहूंगा। अच्छा, मैं ये नहीं करूंगा कभी कि आमिर भाई मुझसे कुछ बात कर रहे हो, मैं फोन उठा के, लेकिन अब लोगों का ये रहता है ना मन में कि किसी को भी फोन करें और पहली या दूसरी दिन में उठाएं, नहीं उठा पाए आप? नहीं, मैंने ये इस चीज़ के लिए मैंने एक मेरे ऑफिस के एक साथी है मेरे साथ जब बैठता है, मैंने उसको ये बोला कि भाई अगर मैं कहीं व्यस्त भी हूँ, किसी से बात भी कर रहा हूँ, तो आप फ़ोन उठा के जरूर उनको ये बता दें कि 5 मिनट बाद मैं आपको कॉल करूँ। चलिए, अंतिम सवाल नगर पालिका से जुड़ा है। नगर पालिका जब कांग्रेस की बनी थी तो यहाँ के चुने हुए अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने ये कहा था कि 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। लेकिन 1 वर्ष हो गया, एक भी फाइल सामने नहीं, ना कोई भ्रष्टाचार। तो मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार किया नहीं? जैसा कि मैंने आपको कहा कि भ्रष्टाचार अगर नहीं होता तो 7 बार सीएमओ का ट्रांसफर नहीं होता। अब तक भ्रष्टाचार की वो फाइलें कहाँ? वही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनको आप समय दें। जैसे ही हम लोग उस चीज़ को प्रोसेस करने में जाते हैं, भ्रष्टाचार की बात करने जाते हैं, जैसे ही हम लोग उसके एज पे आ जाते हैं, ऊपर से सीएमओ का ट्रांसफर हो जाता है 7 बार। आप सुनिए, तो आप एक चीज़ तो सोचो, 1 साल में 7 बार सीएमओ को ट्रांसफर हो जाना, मतलब अगर आप रेशो भी लगा लो तो एक सीएमओ को 1.5 महीना भी नहीं मिला काम करने को। जिस तरीके से ट्रांसफर आपने किया, 1.5 महीना भी एक सीएमओ को काम करने को नहीं मिला। तो एक के बाद एक चाबी अगर एक दूसरे के हाथ में जाती जाएगी, और लॉकर रूम की चाबी एक के बाद एक किसी के पास चली जाएगी, तो हम कैसे उस चीज को? लेकिन गीता मांझी को तो लंबा समय हो गया ना। अब गीता मांझी अभी आई हैं, अभी इस समय लंबे समय से आई हैं। बीच में फिर उनको ट्रांसफर करने की बात हो गई थी, कोर्ट ने राहत फिर दी थी। हम उस पर स्टे ले आए थे। अब गीता मांझी जी से, ये मेरी भी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी भी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बस हम इस प्रोसेस में अब लग गए हैं, काम वाम हो रहा। बिल्कुल। लेकिन अभी परिषद की बैठक जब हुई थी, भाजपा के लोग विरोध करेंगे, ये तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आवाज़ में साथ खड़े हो गए थे, और ये कह रहे थे कि सीएम उनकी सुन नहीं रही। हाँ, बिल्कुल नहीं, सीएमओ के खिलाफ क्या होता है, देखिए, अध्यक्ष जी भी उसमें थे, मीटिंग में थे, और आपने उन्होंने भी नाराजगी जताई थी कि सीएमओ मैडम जो है ठीक तरीके का तालमेल नहीं मिला पा रहे, काम नहीं कर पा रहे। तो सबने मिलके, इसमें ये नहीं था कि कांग्रेस और बीजेपी, इसमें ये था कि सारे पार्षदों ने मिलके दल से अलग हटके ये डिसीजन लिया था कि भाई सीएमओ से आप अपन बात करें, नहीं तो जनता का हम लोग भला नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी, उन लोगों ने जिस तरीके का मूवमेंट किया, सीएमओ के ऊपर दबाव बनाया, उनसे कहा कि भाई आप काम करना शुरू करिए, आपको फोटो खिंचवाने से मतलब नहीं है, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आप एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह काम करिए, और जल्दी से जल्दी आप जनता के भले का काम करना शुरू करिए। इग्नोरेंस आपकी तरफ से जो हो रहा है, ये इग्नोरेंस होना नहीं चाहिए। तो ये बहुत अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी, बड़ा लंबा ये इंटरव्यू हो गया है। पहले हम बुलेट से निकले, बुलेट का सफ़र किया, फिर यादवंत सिंह जी के बंगले में आ गए, और यहाँ पर हम लोग उनसे कुछ सवाल किए। शाश्वत सिंह से इंटरव्यू कोई नहीं करता था, उन सवालों के जवाब हमने दिए, बड़े ही विवाकी के साथ उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए। इस रविवार इतना ही, अगले रविवार फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।